Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. Today it will be basically the last topics we'll be going to discuss under strategic management, that is BCG matrix, JE matrix, ENSOF matrix and McKinsey 7S framework. So let us start with the video. So the first topic under today's lecture is BCG matrix. So the BCG matrix basically stands for Boston Consulting Group. It is a matrix which was developed by Bruce D. Henderson. He was actually the founder of Boston Consulting Group, and this matrix basically it is a strategic planning tool जो कि organizations use करती हैं to analyze their product portfolio and prioritize the investments by categorizing business units or products into basically four quadrants. सो कुल मिला के बीसीजी मैट्रिक्स एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए और ये प्रायोरिटाइज करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट उन्हें किस जगह पे कब क्या करना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली फोर क्वाड्रेंट्स में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फोर क्वाड्रेंट्स में एक्स एक्सिस जो है बेसिकली वो दिखाती है हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर। तो एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेसिकली इट मेजर्स कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है as compared to its relative to its largest competitors, and the y-axis which is the vertical axis ये basically market growth rate दिखाती है कि कितनी तेजी से मार्केट वो पर्टिकुलर मार्केट में हम ग्रो कर रहे हैं। इट indicates the growth potential of the market, right? सो द फोर क्वाड्रेंट्स में एक क्वाड्रेंट हमारा होता है स्टार्स। स्टार्स बेसिकली दिखाता है जहाँ पे हाई मार्केट ग्रोथ रेट है और हाई मार्केट शेयर है। मींस वो पर्टिकुलर मार्केट भी ग्रो कर रहा है, उसमें हाई ग्रोथ रेट है एंड हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी हाई है। तो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं स्टार्स। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज स्टार्स की कैटेगरी में आएंगी who will be basically the market leaders in the fast growing markets। तो इनको चाहिए हाई इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन ग्रोथ एंड रिटेन मार्केट लीडरशिप। ऑलराइट, तो बेसिकली मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपकमिंग मार्केट लीडर हैं इन द फास्ट ग्रोइंग मार्केट और हमें हाई इन्वेस्टमेंट की नीड है बिकॉज वो ग्रोथ को और मार्केट लीडरशिप को सस्टेन और रिटेन करने के लिए हमें लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो वी शुड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन एंड ग्रो द पोजीशन। अगर हमें ये स्टार की पोजीशन को मेंटेन रखना है आगे भी या और अच्छा करना है तो वी हैव टू कंटिन्यूसली फोकस ऑन हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट। कंटिन्यूस पैसा और इन्वेस्टमेंट चाहिए टू मेंटेन एंड ग्रो द पोजीशन। दिस इज द स्ट्रैटेजी विच द कंपनीज इन द स्टार कैटेगरी शुड यूज। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक ईवी और स्मार्टफोन्स। तो ये एक मार्केट जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी अगर आपका हाई है तो यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग so as to maintain your brand and maintain your position in the market। सेकंड क्वाड्रेंट आता है हमारा कैश काउ। तो कैश काउ बेसिकली एक ऐसी सिनेरियो है जहाँ पे हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो लो है बट द मार्केट शेयर इज रियली हाई। तो व्हेन देयर इज अ हाई रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ रेट मींस कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है, वो एक सैचुरेटेड और मेच्योर मार्केट है। जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ले लें हम, जैसे कि सोप्स या टूथपेस्ट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सोप की डिमांड हाई हो जाएगी, पीक पे चली जाएगी। Why? Because the market growth rate is mature and saturated. We cannot say कि FMCG में एक पॉइंट पे अचानक से हम सोप्स या सॉल्ट की डिमांड बहुत हाई कर देंगे, नो। बट इट इज़ अ सैचुरेटेड मार्केट एंड उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी एंड मैच्योरिटी या सैचुरेशन की तरह ही रहेगी। विल नॉट सी अ वेरी हाई kick in the demand, or we will not see any lower decline in the demand। So cash cow basically
जहाँ पे हमारा मार्केट ग्रोथ रेट तो लो है लेकिन हमने एज अ ब्रांड मार्केट शेयर हमारा कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है, तो वो कंपनीज और ब्रांड्स आ जाते हैं कैश काउस की कैटेगरी में. So these are basically mature profitable products that generate steady cash flow. तो यहाँ पे हमें आज से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं, because the market is not growing, so as such there is no continuous or heavy investment right now needed. Okay, so strategy could be like you need to harvest profits to fund stars or question marks. एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे कैश काउ की कैटेगरी में आ सकते हैं. सो द थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क, जिसको हम अक्सर प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं. प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क्स, तो जहाँ पे हमारा मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर लो है, मींस उस पर्टिकुलर मार्केट के बहुत चांसेस हैं ग्रो करने के. वो एक ट्रेंडिंग और अपकमिंग मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं, उसमें ग्रोथ रेट बहुत है. बट हमारा जो मार्केट शेयर है एज अ फर्म एज अ ब्रांड उस पर्टिकुलर मार्केट में हमारा मार्केट शेयर काफ़ी लो है. सो these companies have very high potential but they are not yet profitable. क्योंकि ग्रोथ रेट हाई है तो हमारा पोटेंशियल जो है बहुत हाई है, बट अभी तक काफ़ी हमने प्रॉफिट नहीं अर्न किया, दे आर नॉट येट प्रॉफिटेबल. तो ऑब्वियसली क्योंकि ग्रोथ रेट हाई है तो हमें सिग्निफिकेंट और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए टू इम्प्रूव आवर मार्केट शेयर. And the risk of becoming dogs, if not managed well, will be present. Why? Because अगर हमने यहाँ पे करेक्टिव एक्शन या टाइमली एक्शन नहीं लिया, मैनेज सही से टाइम पे नहीं किया, तो हम डॉग्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज एक्चुअली डॉग. तो स्ट्रैटेजी हेयर कुड बी कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सेलेक्टिवली या डाइवेस्ट करते हैं, अगर बहुत कम चांसेस हैं कि हमारी सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, तो हम डाइवेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं. लेकिन अगर चांसेस हैं तो वी शुड गिव आवर 100%. तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करना है लेकिन बहुत ही सोच समझ के सेलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करना है. एग्जाम्पल कुड बी इफ अ न्यू प्रोडक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट is launched like a startup app, so obviously there is a growth rate is high, but अभी तक हमें कोई ऐसा जाना नहीं है तो हमारा मार्केट शेयर यहाँ पे लो है. So now come the fourth quadrant, that is dogs. Now dogs क्या होते हैं, ये वो quadrant है जहाँ पे firms का जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो काफ़ी लो है एंड मार्केट शेयर भी काफ़ी लो है. सो वे मार्केट भी ग्रो नहीं कर रही है, वो भी लो है, एंड मार्केट शेयर हमारा भी लो है, तो वो है हमारा बेसिकली डॉग. तो दीज आर एक्चुअली द अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स और द यूनिट्स विद वेरी लिमिटेड पोटेंशियल. तो यहाँ पे लगातार ऐसी फर्म्स जिनको लॉसेस हो रहे हैं, उन्होंने अपना मार्केट शेयर भी नहीं रिटेन कर पाए, ना ही उस पर्टिकुलर मार्केट में ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे ब्रांड्स और वो सारी फर्म्स हमारे डॉग्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. स्ट्रैटेजी बेसिकली हमें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, कोई चांस नहीं सर्वाइवल का, तो वी शुड ईदर गो फॉर डाइवेस्टमेंट or discontinue. Example could be like the outdated products like DVDs और pagers जिनकी मार्केट ग्रोथ में कोई चांस नहीं है, ना ही हमारा कोई मार्केट शेयर है, तो these will be under dogs. So in the diagram also you can see like you can see here this is the cash cow एंड यहाँ पे हमारा मार्केट ग्रोथ रेट लो है और हाई मार्केट शेयर है. तो कैश काउ क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट लो है लेकिन मार्केट शेयर बहुत हाई है. तो यहाँ पे जितने भी स्टैब्लिश मैच्योर प्रोडक्ट्स फर्म्स और ब्रांड्स हैं वो सारे कैश काउ में आ जाएगा. ऐसी मार्केट जहाँ पे ग्रोथ रेट भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, वो स्टार्स की कैटेगरी में आएंगी. ऐसी मार्केट जहाँ पे ग्रोथ रेट हाई है लेकिन मार्केट शेयर लो है, वो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड या क्वेश्चन मार्क्स की कैटेगरी में आएंगी. इन्होंने अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया तो सून दे विल बिकम डॉग्स, एंड द डॉग्स आर बेसिकली लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ रेट, सो दीज आर डॉग्स. अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो इन द डायग्राम जो हमने डिस्कस किया था कि तीन चीज़ें यहाँ पे हम बेसिकली करते हैं. एक तो हम इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम इन्वेस्ट और ग्रो से दिखा रहे हैं, एक हम होल्ड करते हैं
और एक हम हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करते हैं। तो ग्रीन जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड येलो ग्रीन। ग्रीन मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो वी हैव टू गो। तो जब भी हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई होता है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन बिजनेस का भी हाई होता है, स्ट्रांग होता है, तो ऐसे केस में हमें इन्वेस्ट और ग्रो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप तीनों केस देख सकते हो। यहाँ पे भी हमने इन्वेस्ट और ग्रो किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। देन जहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है वो है जब हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी आपका बेसिकली मीडियम है सारी चीज़ें, तो ऐसे केस में हमें होल्ड करके रखना है, दैट इज़ येलो से डिनोट हो रहा है। और जब हमारा चीज़ें सही नहीं जा रही है और कोई चांस भी नहीं है सही होने का, तो ये तीनों केस में हमारा हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करना है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो भी लो या मीडियम रहेगा, और जो हमारी स्ट्रेंथ है बिजनेस यूनिट की वो भी हमारी लो की लो रहेगी, तो यानी कि वीक रहेगी, तो वो हमारा यहाँ पे हम हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करेंगे। So this was basically GE business matrix. Okay, let me first tell you about the both the matrix. जैसे मैंने बताया कि vertical axis और horizontal axis. Horizontal axis में हमारा x axis, vertical axis में हमारा y axis. तो vertical axis यानी y axis में हमारा industry attractiveness आ रहा था, जो कि basically बता रहा था कि एक particular industry कितनी attractive यानी कि favorable है, कितनी favorable है कि उसमें हमें अपना business start करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या ग्रोथ के चांसेस क्या क्या है। तो ये फेवरेबलनेस या ये अट्रैक्टिवनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है, जैसे कि मार्केट साइज क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपटीशन कितना है, और पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, एक्सेट्रा। On the other hand, when we talk of the x axis, horizontal axis पे हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव पोजीशन आती है। तो बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट या ब्रांड जो एक इंडस्ट्री में है उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट का मार्केट शेयर क्या है, ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी कैसी है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव पोजीशन डिपेंड करता है। नाउ जैसे हमने डायग्राम में देखा था 9 सेल का ग्रिड बना था, तो जीई मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं, इसको कई बार 3 into 3 ग्रिड भी कहते हैं। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मैट्रिक्स को हम 3 into 3 ग्रिड कहते हैं। तो जीई मैट्रिक्स को हम 3 into 3 ग्रिड भी कहते हैं। टू क्लासीफाई बेसिकली इट इज़ अ ग्रिड विच इज़ यूज टू क्लासीफाई द बिजनेस यूनिट्स इनटू 9 categories बेस्ड ऑन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ high, medium and low levels for industry attractiveness and business strength. Now, let us discuss these quadrants which were earlier discussing. तो जब भी आप ये quadrant को पढ़ रहे हैं तो just keep the diagram in front of you. तो basically जो 9 quadrants बनते हैं, तो first one is invest और grow. Invest और grow basically में क्या होता है कि ऐसे business units जिनमें इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी हाई है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अगर हाई है और पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की जो स्ट्रेंथ है या जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे हमें एक्चुअली बिजनेस को हमें इन्वेस्टमेंट करना है और उसे ग्रो करने की कोशिश करनी है। स्ट्रैटेजी कुड बी लाइक हम कैसे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करते हैं टू एक्सपैंड एंड मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट या ग्रो करेंगे। एंड होल्ड कहाँ पे हमें करना है, होल्ड बेसिकली ऐसी बिजनेस यूनिट्स जिनकी जिनकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और उनकी स्ट्रेंथ भी अगर मीडियम है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम, ऐसी फर्म्स को हम होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करेंगे टू मेंटेन द करंट पोजीशन विद मॉडरेट इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड वन इज हार्वेस्ट या डाइवेस्ट। तो ऐसी बिजनेस यूनिट्स जहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है और कंपनी की, फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी वीक है, तो वहाँ पे हम बेसिकली हार्वेस्ट या डाइवर्स्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी कुड बी हम इन्वेस्टमेंट अपना रिड्यूस करें,
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें एंड सिंपली वी कैन ऑल्सो एग्जिट द मार्केट. ऑलराइट. तो okay, now the third matrix, very important, is ENSOF matrix. ENSOF matrix को ये basically Igor Ansoff ने develop किया था, ENSOF matrix. Now you should remember this name, Igor Ansoff. इनका नाम पहले भी आया है in one of the video I have discussed. He is actually the father of strategic management. So we say Igor Ansoff is the father of strategic management, and he has developed this ENSOF matrix, very famous. इस matrix को again you should remember this name कि ENSOF matrix को हम दूसरा नाम इसका है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड. तो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड या ENSOF मैट्रिक्स बेसिकली एक टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ स्ट्रैटेजीज which growth strategies they should opt for by analyzing their products and markets. तो ये मैट्रिक्स बेसिकली 4 स्ट्रैटेजीज इस मैट्रिक्स के अंदर आ जाती है: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे हमने डिस्कस किया था जीई मैट्रिक्स को हम 3x3 ग्रिड कहते थे, इस मैट्रिक्स को हम 2x2 ग्रिड कहते हैं. यहाँ पे बेसिकली क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं तो 2 डायमेंशंस लिए जाते हैं, एक प्रोडक्ट का और एक मार्केट का. ओके, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पे हमारी मार्केट्स हैं. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक्स एक्सिस में, वी कैन सी द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट जिसमें अभी हम डील कर रहे हैं. यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं. यहाँ पे जिन मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं वो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं, और अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, दूसरी मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं, तो वो न्यू मार्केट्स है. तो बेसिकली जब हम न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट और सेम मार्केट में एंटर करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जब हम न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में एंटर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन. क्या हो जाएगा? जब हम न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में एंटर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन. जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, दैट इज पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन. एंड जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में एंटर करते हैं, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट. नाउ वी विल जस्ट डिस्कस ईच वन ऑफ देम प्रॉपर्ली. So the four quadrants, the four strategies which I discussed, was one of them was market penetration. तो मार्केट पेनिट्रेशन का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्ट भी सेम है जिन प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, और जिन मार्केट्स को हम सर्व कर रहे थे, दैट इज एग्जिस्टिंग मार्केट. तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में जब हम एंट्री कर रहे हैं, बेसिकली अपनी सेल्स को और इंक्रीज करने के लिए, उस मार्केट में अपनी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, तो उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. नाउ ये मार्केट में पेनिट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए हम बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, लाइक एग्रेसिव मार्केटिंग, ह्यूज मार्केटिंग, पुटिंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू मार्केटिंग, प्राइसिंग के साथ कुछ चेंजेस करना, वेरियस डिस्काउंट्स, वाउचर, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ करना टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स, एंड इन फैक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और लॉयल बनाना टू अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ पे रिस्क लेवल तो बहुत ही लो है, बिकॉज सेम प्रोडक्ट है, फेमिलियर प्रोडक्ट और फेमिलियर मार्केट है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है. एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन.
ओके, तो द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में। ये न्यू प्रोडक्ट से बेसिकली मतलब है जब हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ भी इनोवेशन करते हैं, कुछ उसमें ऐड ऑन करते हैं, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो वी आर सेइंग इट एज न्यू प्रोडक्ट्स। तो न्यू प्रोडक्ट के साथ जब हम ऑलरेडी सेम एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर करते हैं तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ हाउ टू अचीव दिस? अचीवमेंट के लिए हम बेसिकली जैसे बताए इनोवेशन किया हमने, या अपने प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे जो रिस्क लेवल है वो मीडियम है, क्योंकि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रोडक्ट इनोवेशन करने के लिए। तो इन्वेस्ट मे बी हम फेल भी हो सकते हैं, मे बी हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर और मार्केट बनी बनाई है, तो मीडियम यहाँ पे रिस्क है। जैसे एग्जांपल है, कोई भी स्मार्टफोन कंपनी जब अपने फ़ोन में इनोवेशन करती है या न्यू मॉडल लेके आती है विद एडवांस फीचर्स, तो दैट इज़ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द थर्ड वन इज मार्केट डेवलपमेंट। तो मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है कि न्यू मार्केट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मीन्स प्रोडक्ट हमारा सेम है लेकिन न्यू मार्केट है, यानी कि हम नए मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं, अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ये एक्सपांशन हम डोमेस्टिक लेवल पे भी कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारा मेनली मार्केट यूपी रीजन था, तो हम एमपी रीजन में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे, जोग्राफिकल एरियाज के थ्रू हमने एंट्री की। या हम इंडिया में सर्व कर रहे थे तो हम यूएस में भी अपना मार्केट सेल करने लगे, तो दैट इज इंटरनेशनल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम बेसिकली न्यू कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करें। दिस कुड बी डन ऑन वेरियस डेमोग्राफिक बेसिस, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एज और अदर फीचर्स। रिस्क यहाँ पे अगेन मीडियम है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हमारा सेम है बट हमारी मार्केट्स न्यू है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल इज fast food chain opening outlets into new country, that is an example of market development. All right. ओके, द फोर्थ एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी न्यू है, तो व्हेन देयर इज वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट्स, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। एंड यहाँ पे हम किसी भी तरीके के डाइवर्सिफिकेशन पे जा सकते हैं, इधर इट कुड बी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इट कुड बी अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जब हम जिस तरीके के भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में एंटर करेंगे। जैसे स्किन केयर में डील कर रहे थे, तो अब हम गारमेंट्स की इंडस्ट्री, गारमेंट्स के बिजनेस में आ गए, तो वो हमारा है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। And when we talk of this related diversification, तो बेसिकली जब हम न्यू प्रोडक्ट में कुछ डेवलपमेंट, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं और करंट मतलब जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है वो हमारे जो करंट बिजनेस है, जो करंट प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलता जुलता है, मीन्स स्किन केयर की ही रेंज को एक्सपांड किया, तो वो हमारा है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अगेन यहाँ पे रिस्क लेवल काफ़ी हाई है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट भी न्यू है, हमारा जो मार्केट है वो भी न्यू है, तो वी डोंट नो कि वेदर द कस्टमर विल एक्सेप्ट और नॉट। एग्जाम्पल कुड बी लाइक अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। Okay, so this was basically the ends of matrix 2 into 2 grid. Now we shall come to the next and the last topic, that is McKinsey 7S framework. So the last model is McKinsey 7S framework. तो McKinsey 7S framework basically एक strategic management tool है, जो कि it helps the organizations to analyze and align the internal elements to achieve various objectives. So it was, as the name suggests, McKinsey 7S framework. It was developed by McKinsey and Company. उनके consultants थे Robert H. Waterman and Tom Peters. So this name again is very important. McKinsey 7S framework, McKinsey and Company के consultant Robert H. Waterman and Tom Peters ने 1980s में develop किया। तो ये मॉडल बेसिकली एम्फोसाइज करता है कि किस तरीके से 7 की ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और कैसे ये 7S फ्रेमवर्क से हमारी एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन सही से और अच्छी तरीके से काम करती है, एंड इट अचीव्स दी ऑब्जेक्टिव्स।
तो ये 7S फ्रेमवर्क में 7 एलिमेंट्स को हम पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स में बेसिकली हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो थोड़ा सा टैंजिबल एस्पेक्ट में आती है, एंड इट इज़ मच मोर ईजियर टू डिफाइन। तो 3 चीज़ें हार्ड एलिमेंट्स में आती हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ सॉफ्ट एलिमेंट्स, दीज आर परफेक्टली इनटैंजिबल थिंग्स, एंड दीज आर क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर। इनको मेजर करना भी डिफिकल्ट है क्योंकि इंटैंजिबल्स में है, जैसे कंपनी की शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। So, under the hard element, the first is strategy. तो basically और strategy का basically मतलब है organization का long term plan. It is basically a roadmap which we set to achieve the goals and achieve or maintain a competitive advantage. Strategy could be like organization use various strategies which we have discussed in the previous videos also. Like it could be diversification, it could be market expansion, it could be leadership strategy, etc. Now the second element is structure. Again, under hard elements is the structure. Organization की framework hierarchy कैसी है, structure कैसा है, basically कितनी post and position है, who is going to report to whom, communication या information channel कैसा है, किस तरीके से flow करता है, that is the framework or the hierarchy or the structure. तो जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा उतना ही मिसकम्युनिकेशन होगा, सो स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर सो दैट लेस miscommunication takes place. So like under structure there could be various departments, functional, divisional or matrix structure could be there. Then the third one is system. Again under hard element, the third and the last element is a system. तो system basically का मतलब है एक organization के अंदर कैसे procedure, processes यूज़ हो रहे हैं डेली काम करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए, आईटी सिस्टम के लिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए, वर्क फ्लोज के लिए, तो वो हमारा है सिस्टम। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी यूज़ होती है या क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टेन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ होते हैं, तो दैट इज सिस्टम। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम कम्स अंडर हार्ड एलिमेंट्स। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स में हमारा पहला आता है शेयर्ड वैल्यूज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी वैल्यू सिस्टम है और उसकी बेसिकली मिशन क्या है, विजन क्या है, बिलीव्स कैसी हैं, किस तरीके का कॉरपोरेट कल्चर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन या बेस को सेट करता है और उससे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको चीट नहीं कर सकते, तो कस्टमर फर्स्ट फिलोसफी या कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ शेयर्ड वैल्यूज। So the next element is a skill which comes under soft element. तो skill basically the जितनी भी talent, competencies, capabilities एक employees के अंदर होती है, वो सारी हमारी skills के अंदर count होगी। जैसे किसी के अंदर leadership skills है, किसी को excel पे काम करना बहुत अच्छा आता है, किसी की communication skills बहुत अच्छी है, किसी की convincing skill बहुत अच्छी है, problem solving ability बहुत अच्छी है, technical knowledge बहुत अच्छी है, तो these all will be counted under skills. नेक्स्ट इज स्टाइल। तो स्टाइल से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की स्टाइल को हम फॉलो करें, मींस मैनेजमेंट का अप्रोच क्या है, मैनेजमेंट कैसी स्टाइल को अडॉप्ट करता है, या जो सीनियर लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पे लोग हैं वो कौन सी स्टाइल को अपनाते हैं, लीडरशिप की स्टाइल कौन सी है, क्या वो अथॉरिटेटिव अपनाते हैं, पार्टिसिपेटिव अपनाते हैं, डेमोक्रेटिक अपनाते हैं, या लेसिस फेयर स्टाइल है, या कौन सी कोई, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं स्टाइल में। देन आता है आपका स्टाफ। स्टाफ से बेसिकली मतलब है जितना भी वर्कफोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरीके का वर्कफोर्स है, उसको हम रिक्रूट कैसे करते हैं, उनको हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, हम उनका रिटेंशन कैसे करते हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल किया कराए जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय सेट में डाइवर्सिटी कैसी है। जैसे आजकल इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन का बहुत चला है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए हमारे एंड से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, तो दीज थिंग आर काउंटेड अंडर स्टाफ। तो ये जो भी हमने तीन पढ़े हार्ड एलिमेंट्स में, चार पढ़े सॉफ्ट एलिमेंट्स में, इन ये सातों एलिमेंट किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लेवल के हैं, कितने अच्छे हैं या कितने ख़राब हैं, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा कि वो कितना हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में
मतलब कर पाएगा आसानी से या मुश्किल आएगी। तो ये 7S फ्रेमवर्क बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करता है कि 7 एलिमेंट्स को आप किस तरीके से आप प्रॉपरली अलाइन करिए म्यूचुअली, बिकॉज दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। किस तरीके से आप री करिए सो दैट, बिकॉज क्या होता है कि एक भी एलिमेंट चेंज होता है तो other needs to be adapted to maintain harmony. So this is McKinsey 7S framework. So yes, dear learners, that's it for today. And yes, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो yes, thank you so much for watching, and I really appreciate your time and support. And if you found this video helpful, please do not forget to like, share and subscribe to the channel. Your one like will definitely motivate me. And yes, please hit the bell icon so you never miss an update for a new video. And yes, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई थॉट है, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.